हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो, बीएससी का स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, जो आपके एग्जाम्स लगते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ, जो है आपके यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स की कॉपी चेकिंग को लेकर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एक गलतफहमी है जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉपियाँ चेक होती है उनको लेकर। तो वो सभी गलतफहमियाँ इस वीडियो के अंदर मैं दूर करने वाली हूँ। जो टीचर्स बोलते हैं ना कि बीए के अंदर या बीएससी के अंदर आपको कॉपी भर के आनी होती है, जो कॉपी भर के आएगा उसको नंबर मिलेंगे और उसको पास होने की भी पूरी गारंटी है। तो ये जो एक स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ भर दी जाती है कि बस कॉलेज के अंदर तो आपको कॉपी भर के आना है और आपको नंबर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट को इस चीज़ की गलतफहमी हो जाती है कि कॉपी भरने का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई, जो कॉपी आपको आंसर शीट के लिए मिली हुई है उसको आपको भर के आना है, भले ही आप उसमें कचरा ही लिख के आओ। तो ये गलतफहमी भी दिमाग से निकाल देना कि आप कुछ भी लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। स्पेशली मैं बीएससी की बात करूँ तो बीए के अंदर तो देखो, मैंने ये देखा है कि लोग पास हो ही जाते हैं स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के वो कुछ भी उसमें लिख के आ जाते हैं। बीए के अंदर यदि वो कुछ भी लिख के उसमें आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, उनको पेज भरने के ही नंबर मिलते हैं। लेकिन बीएससी के अंदर ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल कॉपी भरनी है। कॉपी भरने का मतलब ये है कि जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में दिए हुए हैं उतने क्वेश्चन के आंसर आप यदि पूरा आंसर करोगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। यानी एक ही क्वेश्चन में आपने पूरी कॉपी भर दी, ये भी कॉपी भरना हो गया। लेकिन इस तरीके से नहीं। कॉपी भरना मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। उसमें सेक्शन बी के अंदर यदि 5 क्वेश्चन है तो पांचों क्वेश्चन में आप 3-3 पेज, 2-2 पेज, जितना आपको आ रहा है उतना लिख के आओ। भले ही उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक यदि आपको आता है, उससे मिलता जुलता, उससे कनेक्टेड कोई अदर टॉपिक जो आपने पढ़ा हो, जो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड समझ में आ रहा हो, एग्जाम टाइम पे यदि आपको एक्चुअल आंसर याद ना आए तो उस वक्त आप उस टॉपिक को लिख के आ जाए। ये है कॉपी भरने का मतलब। अब जैसे मान लीजिए आपको पेपर आया, आपका कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, 50% पेपर आपको आता है। मैं मान के चल रही हूँ 50% पेपर थोड़ा बहुत आपको आता है। बाकी के जो नहीं आते उनके लिए ये चीज़ है कि आपको जो टॉपिक नहीं आते तो उनको छोड़ के नहीं आना, उनको भी भर के आना है। क्योंकि आप उनको भी, जो आपके सही आंसर है ना, उनके जैसे जैसे वो नंबर देता जाएगा, आपको कॉपी चेक करते तो उसको लगेगा कि हाँ, सामने वाले को आता है। फिर जो आपको आंसर नहीं आते उनके अंदर आप उससे रिलेटेड कोई अदर टॉपिक भी लिखोगे उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता, तो भी वो उसको आंसर से पूरे कौन सा पढ़ने बैठेगा वो आंसर आपके। इतनी सारी कॉपियाँ आती है तो सारे आंसर टू द पॉइंट तो वो आपके पढ़ेगा नहीं, बस ऊपर ऊपर से देखेगा कि हाँ, इसने टॉपिक्स कवर करे या नहीं। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर भर के आने हैं। यदि मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो देखो, ये है कि जैसे जो जो आंसर आपको आते हैं उनका तो आप एग्जैक्ट वही सही आंसर लिखोगे, लेकिन जो नहीं आते तो उनके लिए आपको जितना उस टॉपिक से रिलेटेड आता है उसके हिसाब से कॉपी भर के आनी है, उसके हिसाब से आंसर करके आना है। जो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड, वो जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उस चैप्टर के अंदर से आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा ना उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको लिख दीजिए उसके अंदर, खाली मत छोड़ के आइए यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। तो ये है बीएससी के अंदर कॉपी भरने का मतलब, और इसी हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं लिख के आओगे तो 0 नंबर मिलेगा। इसी हिसाब से यदि आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें 3-4 पेज, 2-3 पेज भर दोगे तो आपको उस क्वेश्चन का आधा नंबर, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर, 7 नंबर तो मिलेगा ही। इस हिसाब से यदि आप पेपर करते हैं तो आपका पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट भी आप कर लोगे, मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपकी कॉपियाँ का जो चेक होने का पैटर्न है ना, वो यही है कि जैसे आपकी जो सामने वाला एग्जामिनर है जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो आपके पूरे आंसर नहीं पढ़ने वाला, ना ही ये देखने वाला है कि किसने कितना पूरा कंप्लीट करा है या नहीं, सारे पॉइंट्स कवर करे हैं या नहीं, वो केवल ऊपर ऊपर से देखेगा। तो जिन क्वेश्चंस में डायग्राम होते हैं ना, उनका तो केवल डायग्राम चेक होता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। यदि आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया, एक पेज पर एक बड़ा सा अच्छा सा डायग्राम,
उसके एक एक पॉइंट मेंशन किए हुए। बिल्कुल यदि आपके पास कलरफुल पेन्स है बायो के स्टूडेंट्स के लिए, जूलॉजी बॉटनी में यदि कोई डायग्राम आता है तो आप उसमें कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। अब यदि डायग्राम आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो इसका सीधा सा मतलब है आपको ये टॉपिक आता है, आपने इसका डायग्राम अच्छे से बनाया है, तो थ्योरी तो आप बना के भी उसकी लिख सकते हो। वो आपकी थ्योरी चेक नहीं करेगा, यदि डायग्राम सही है तो आपको उस क्वेश्चन में पूरे नंबर मिल जाएंगे, फुल मार्क्स, बिना आपकी थ्योरी पढ़े हुए, क्योंकि इसको ये लगेगा कि इसने डायग्राम परफेक्ट बनाया है, सारी चीज़ें मेंशन करी है, तो थ्योरी भी कंप्लीट करी होगी, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इसने पूरी लिखी होगी। इसी तरीके से जो आपके ग्राफ वाले होते हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनके अंदर थ्योरी के अलावा कुछ अदर आपको बनाना हो, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, कोई भी चीज़ बनानी हो, तो वो चीज़ पर आप मेन फोकस करें। उस चीज़ को तो आप ज़रूर याद कर ले आपके नोट्स वगैरह से, बुक से, मतलब जैसे उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप जब उसके आंसर में वो चीज़ थ्योरी के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ मेंशन करोगे तो उससे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को आता है, इसने आंसर सही करा है, इस चीज़ में ये चीज़ मेंशन की हुई है, तो उस हिसाब से भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी तो ये है कि देखो यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कभी किस्मत भी मैटर कर जाती है। कुछ स्टूडेंट ने बहुत सारा अच्छे से लिखा हुआ होता है, मतलब उसने जैसे जो क्वेश्चन है उसी का आंसर कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता लिखने का तरीका, लिखने का राइटिंग खराब है या फिर प्रेजेंटेशन बेकार है, बस आंसर कर दिए चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन सा आंसर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कॉपी भर दी, आंसर सारे कर दिए और आंसर सही भी है, लेकिन फिर भी नंबर कट जाते हैं यदि एग्जामिनर का कॉपी देख के दिमाग खराब हो गया, तो आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो आंसर ऐसे होने चाहिए जैसे आपका एक आंसर खत्म हो रहा है तो दूसरा आंसर आप उस पेज के नीचे से स्टार्ट ना करके नेक्स्ट पेज से करें, ताकि आंसर का एक पता रहे कि यहाँ से नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है। एक डायग्राम वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। और भी मतलब प्रेजेंटेशन के काफ़ी तरीके हैं। ब्लैक पेन से आप हेडिंग करें, जो टॉपिक आप लिख रहे हैं, ब्लू पेन से आप थ्योरी करें। प्रेजेंटेशन के ऊपर तो खैर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे जो यूनिवर्सिटी की जो कॉपी चेक करने वाला होता है उस पर आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो कि बस कॉपी भर के आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन मार्क्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की कॉपी में। कॉपी भरना और कॉपी को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, भले ही उस प्रेजेंट करने वाले ने आंसर कुछ भी लिखा हो, आंसर उसने अलग टॉपिक का भी लिखा हो, लेकिन उसका मतलब उसको देखते ही लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक उसने पॉइंट्स को जमा दिया है, एक एक चीज़ ये मेंशन कर दी, मोटा मोटा उसने उन टॉपिक्स को डाल दिया, उन पॉइंट्स को डाल दिया, वर्ड्स को डाल दिया जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उसको लगेगा कि हाँ आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपकी कॉपियाँ चेक होती है, इस तरीके से आंसर देखे जाते हैं। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सारे आंसर पढ़ने बैठे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का आपका कॉपी हो, बीएससी के अंदर चाहे आपका फिजिक्स का हो, मैथ का हो। अब जैसे आपके डेरिवेशंस आते हैं, तो डेरिवेशन में आपको पता है कि ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, बीच में कहीं आप अटक गए तो बीच में आप कोई भी अपनी इक्वेशन, थ्योरम वगैरह लगा के जो भी आपके दिमाग में उस वक्त आ रहा है, जो फॉर्मूले वगैरह आ रहे हैं, उससे आपको बस लास्ट स्टेज पर पहुँचना है। ये चीज़ है। नहीं आ रहा, यदि आता है जब तो आप सही आंसर करोगे, नहीं आता तो फिर आप इस तरीके से भी करके उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचा सकते हो, ताकि वो सामने वाला जब ऐसे ऊपर ऊपर से आपकी कॉपी चेक करे तो उसको लगे हाँ पूरा डेरिवेशन कर दिया है, स्टेप सारे लिखे हुए हैं, और वो लास्ट का पॉइंट चेक करके आपको मार्क्स दे दे। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट होते हैं जो कि बस आपको जब एग्जाम में आप लिखते हो ना, एग्जाम आंसर कॉपी करते हो, तो आपको ध्यान में होने चाहिए। हालांकि ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि यदि आप मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कॉपी भर के आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको कॉपी भर के ही आनी है। आपको बीएससी के अंदर उसमें यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता, आंसर करके ही आना है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही लिखो, फालतू की चीज़ें क्यों लिखो उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक रहता है कि 80% आपने कितना लिखा है और कैसे लिखा है। 20% ही यदि वो जो कॉपी चेक करने वाला है उसने आपकी कॉपी पर ध्यान दे दिया कि क्या लिखा है, तो वो आपका 20% मैटर करेगा। अदरवाइज आपका 80% ये ही है कितना आपने कॉपी को भरा है, कितना आंसर लिखा है और कैसे लिखा है, प्रेजेंटेशन। ये आपका 80% आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और यदि बात करूँ तो मैं आपको मेरा ही केस बता देती हूँ। मेरे खुद के मैंने 3rd ईयर के अंदर रिवेल का फॉर्म भरा था, वो भी 2 सब्जेक्ट के अंदर, एक तो मैथ और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मेरा पेपर अच्छा गया था, लेकिन मार्क्स ऐसे इतने कम
जैसे मेरे 50 में से उसने दिए थे लगभग 22 नंबर, 20 या 22 नंबर दिए थे उसने 50 में से, जबकि मैं पेपर पूरा करके आई थी, अच्छा करके आई थी, इतने कम नंबर मेरे नहीं आने थे। अब उस वक्त क्या था, हमारे टाइम पे 50% वाला सिस्टम था, यानी आपको 50% पेपर अटेम्प्ट करके आना है और फिर उसके डबल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, उस अकॉर्डिंग रिजल्ट बनेगा। तो उसने, सामने वाले ने कॉपी चेक करी, लेकिन मतलब जब आंसर, वो जो रिजल्ट आता है उसमें जब नंबर चढ़ते हैं तो उसमें वो नंबर डबल ही नहीं करे, यानी वो नंबर डबल करना ही भूल गया। तो यानी यदि मेरे 25 नंबर का मुझे पेपर अटेम्प्ट करना था 50 नंबर के पेपर में से, तो मेरे 20 या 22 नंबर उसमें आए, 25 में से 20 या 22 नंबर आए, तो उसको करने थे डबल। वहाँ पर 44 नंबर उसे देने थे, 22 के डबल 44, लेकिन वहाँ पर जो मार्कशीट थी उसमें 22 ही चढ़े, बाकी सब में तो डबल हो चुके थे। तो फिर वहाँ पर मुझे रिवेल का फॉर्म भरना पड़ा, क्योंकि टीचर से भी गलती हो जाती है भाई, वो भी इतनी सारी कॉपियाँ चेक करता है, तो नंबर चढ़ाने में भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे पता चली जब फिर मैंने रिवेल का फॉर्म भरा। तो फिर जब मेरा उसका रिजल्ट आया, वहाँ पर वो मार्क्स मेरे जितने उसमें थे उससे डबल हो गए थे, क्योंकि वो डबल करना ही भूल गया था उस वक्त। ठीक है, और एक चीज़, फिर एक तो मैंने इनऑर्गेनिक में भरा था, दूसरा मैथ वाला। मैथ में मेरे साथ क्या हुआ आपको पता है, मैथ के अंदर मतलब मैंने सोचा था कि हाँ मेरे इसमें 4-5 नंबर बढ़ने की संभावना है, मुझे ऐसा लगा। हालांकि वो मैथ का पेपर मेरा इतना भी अच्छा नहीं गया था, जितने मुझे नंबर मिले थे ठीक लग रहे थे कि हाँ ऐसा ही, इतने नंबर ही आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बस जरा सा थोड़ा सोचा कि यार 4-5 नंबर तो बढ़ सकते थे इसके अंदर, तो जस्ट छोटी सी पॉसिबिलिटी की वजह से मैंने ये चीज़ सोची और मैंने मैथ का भी रिवेल का फॉर्म लगा दिया था। लेकिन जब मेरा मैथ का रिवेल का रिजल्ट आया तो उसमें मेरे 7 नंबर कम हो गए थे। मतलब मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ। इनऑर्गेनिक में चलो बढ़ गए, डबल हो गए नंबर, मैथ में फिर कम हो गए। तो मेरा जैसे 13 नंबर मेरे बढ़े थे इनऑर्गेनिक में, मैथ में 7 नंबर कम हो गए थे। तो वो ओवरऑल करके मतलब 6 नंबर ही मेरे बढ़े। और जो मेरी फीस लगी थी रिवेल की, वो दोनों की अलग अलग लगी थी। आप चाहे तो है ना मेरी मार्कशीट चेक कर सकते हैं, मैंने मार्कशीट पूरी दिखाई हुई है, यूट्यूब की शॉर्ट जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो मैंने मेरी मार्कशीट दिखाई हुई है, उसमें आपको ऊपर दिख जाएगा 3rd ईयर मार्कशीट रिवेल। तो वो रिवेल की मार्कशीट ही मैंने दिखाई हुई है, जो फाइनल मार्कशीट मेरे पास आई थी। और जिस दिन फिर वो मेरा रिवेल वाला रिजल्ट आया था, जब मैंने अपने मार्क्स चेक करे थे, तो मतलब समझ में नहीं आया था खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि 13 नंबर बड़े भी है, लेकिन मैथ में नंबर 7 नंबर कम भी हो गए। तो यदि मैं सोच रही थी कि मैथ का मैं रिवेल का रिजल्ट, वो जो रिवेल का फॉर्म है वो नहीं लगाती, तो मेरे 30 मार्क्स बढ़ते। और सिर्फ इस वजह से मेरे कॉलेज के अंदर मेरी 2nd रैंक आई थी बीएससी मैथ्स के अंदर, कॉलेज टॉपर में। तो 1st रैंक और 2nd रैंक में सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस था। यदि मेरे वो मैथ में मार्क्स कम नहीं होते तो मेरा कॉलेज टॉप में बीएससी मैथ्स के अंदर 1st रैंक होता। बट वो नंबर कम होने की वजह से मेरा 2nd रैंक पहुंच गया, सिर्फ 2 नंबर कम होने की वजह से 1st रैंक वाली से। तो ये चीज़ फिर मैंने उस वक्त नोटिस की कि मतलब यदि मैं थोड़ा सा लालच ना करती उस मैथ्स के पेपर को लेकर, क्योंकि मैथ्स में मेरा ये था कि बढ़ भी सकते हैं और इतने भी रह सकते हैं, ये नहीं पता था कि कम भी हो जाएंगे, इतना भी वो नहीं था कि कम भी हो जाएंगे मेरे मार्क्स। लेकिन ठीक है, फिर जैसा भी था हो गया। सो मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपका जैसे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के अंदर मार्क्स कम भी रह जाते हैं, तो आप रिवेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो तभी करिएगा जब आपको पूरी श्योरिटी हो कि हाँ इसमें मेरे मार्क्स कम दिए हैं, जितना मैंने करा है उससे कम है नंबर, पूरी श्योरिटी हो तो ही आप रिवेल का फॉर्म लगाइएगा। अदरवाइज यदि ऐसे ही भर रहे हैं कि थोड़े से नंबर बढ़ जाएँ, बस थोड़ा सा पास हो जाऊँ, तो पास होने में यदि थोड़े से 2-3 नंबर कम रह रहे हैं तो कम नंबर कम भी हो सकते हैं। ये चीज़ भी आप एक बार पूरी तरीके से सोच समझ के ही रिवेल का फॉर्म भरिएगा। बाकी इस वीडियो को बनाने को लेकर मेरा जो मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को पता चल जाए ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जाम्स कॉपियाँ चेक होती है उसमें क्या पैटर्न रहता है, किस हिसाब से वो कॉपियाँ चेक करते हैं। रिवेल का फॉर्म यदि आप लगाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ और घट दोनों सकते हैं। जब भी आप एग्जाम मतलब आंसर शीट में आंसर्स लिखे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कॉपी प्रेजेंट कैसे करनी है। वैसे इस पर आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू राइट इन बीएससी एग्जाम कॉपी। यदि कोई आंसर ना आए तो कैसे करना है, उसको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सभी पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको पूरी कॉपी दिखाकर एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है। उन वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उन वीडियोस को आप चेक कर लेना, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए।
कॉपी के प्रेजेंटेशन का एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने का। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट रह जाता है बीएससी एग्जाम से रिलेटेड कॉपियों को लेकर, आपके आंसर पैटर्न को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।